नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। रुक करते हैं बिहार का। आपको बता दें कि पटना में बापू सभागार में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं। हजारों दिव्यांगों की मौजूदगी में तेजस्वी ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दिव्यांगों के लिए अलग मंत्रालय और आयोग बनाया जाएगा। तेजस्वी ने दिव्यांगों की पेंशन 1,500 रुपये करने और महिलाओं को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने और 500 रुपये में गैस सिलेंडर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर अस्पताल में दिव्यांगों के लिए अलग से बेड आरक्षित किए जाएंगे और शिक्षा और कौशल विकास की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। सत्ता में बैठी सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार खटारा है, सिस्टम नाकारा है, मुख्यमंत्री थक हारा है और दिव्यांग मारा मारा फिर रहा है। तेजस्वी ने लोगों से अपील की है कि वे इस बार बदलाव के लिए एकजुट हों। हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। गरीबों को जो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, लालू जी ने खटिया पे बैठाने का काम किया। लालू जी का नारा था, गाय भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूस पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। गरीब के घर जाकर के बाल बच्चा को नहलाते थे, धुलाते थे। पटना में जिसको घर नहीं होता था, जो नाला पे लोग रहता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, लालू जी पक्का मकान बना करके दिए। आज कहीं कोई सुनवाई हो रहा है गरीब का? कोई नहीं सुन रहा है गरीब को, बल्कि गरीब को मार लाठी जब जाइए तो घर उजाड़ो, घर उजाड़ो, भगाओ भगाओ। यही सरकार आ गया है, जो भगाने वाली सरकार है। जो गरीबों को भगाने वाली जो सरकार है, इस बार सब बिहार के गरीब मिलकर के इस सरकार को भगाने का काम करें। तो भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाइएगा ना। तो देखिए, पटना में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई है। आपको बता दें कि जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। साथ ही 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का संकल्प भी लिया गया है। और बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस को संबोधित किया और बैठक के अहम फैसलों की जानकारी भी दी। बैठक में विपक्ष की नीतियों पर सवाल भी उठाए गए और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो नेता खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, वही आज गरीबों की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। हमारा आज जो है एक राजनीतिक प्रस्ताव था। दूसरा, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर जो है उसका प्रस्ताव दिया। और तीसरा, आज हमारा जो है विजय संकल्प का प्रस्ताव आया कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये 3 प्रस्ताव हम लोगों ने आज यहां पर सर्वसम्मति से पारित किया। धन्यवाद। इस पर हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे। मैंने कहा ना कि आज कार्य समिति के बारे में जो विस्तृत चर्चा था, आज मैंने बताया, फिर तो रोज हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। बीजेपी के जिला महामंत्री प्रदीप सिंह ने पीके पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, तिरहुत और मगध और पूरे बिहार का उभरता हुआ सितारा है। जायसवाल जी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका प्रभाव और जनता के ऊपर उनकी विश्वसनीयता से प्रशांत किशोर घबरा चुके हैं। जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जायसवाल को दी गई है, उस दिन से प्रशांत किशोर हताश दिखाई दे रहे हैं। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। प्रशांत किशोर जहां जहां अपनी चुनावी दौरा करते हैं, वहां जायसवाल के पक्ष में प्रदर्शन और नारेबाजी से प्रशांत किशोर घबरा गए हैं। बीजेपी के जिला महामंत्री प्रदीप सिंह ने कहा कि जहां तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, एक गरीब का बेटा दिलीप जायसवाल ने गरीबों और पिछड़ समाज के लिए अस्पताल बनाया है। वे धन्यवाद के पात्र हैं और मेडिकल कॉलेज गरीबों के इलाज के लिए, तो पीके इससे ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? बारे में प्रशांत किशोर जन स्वराज के संस्थापक जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, वह कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। हमारे अध्यक्ष सरजमीनी नेता हैं। मगध, मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल के सर्वमान्य नेता हैं। इनके प्रभाव और जनता के उनकी विश्वसनीयता से प्रशांत किशोर घबरा गए हैं।
जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष की दायित्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इनको दिए हैं, उस दिन से प्रशांत किशोर आपा खो दिया है। उनकी लोकप्रियता से, उनकी विश्वसनीयता से उनका धैर्य टूट रहा है कि लगता है इस क्षेत्र में मुझे एक भी सीट मिलने वाला नहीं है, इसलिए वह अनाप शनाप इनके बारे में बोल रहे हैं। इस तरह से बात करते हैं, लगता है कि पागलपन हो गया है। उनको रांची स्थित कांके हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहिए। सासाराम में एक भीषण आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना अंतर्गत तेंदुनी चौक पर खड़ी एसयूवी कार में अचानक आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मौजूद लोगों के काफी प्रयास करने के बाद जाम का सामना करते हुए दमकल वाहन को घटना स्थल पर पहुंचाया गया। तब तक एसयूवी कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी, लेकिन दमकल वाहन टीम के पहुंचने से बेकाबू आग पर काबू पा लिया गया है। और एसयूवी कार में आग लगने से आसपास की घनी आबादी में आग फैलने से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग को रोकने में सफलता हासिल कर चुके हैं। झारखंड में हूल दिवस पर भोगनडीह में ग्रामीणों और पुलिस के बीच एक मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इस झड़प और को लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है और बीजेपी द्वारा सीएम सोरेन के विरुद्ध प्रदर्शन पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार भी किया है। राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पत्रकारों के बीच राज्य सरकार का खुलकर बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने का बच गया है क्या? उतना कहीं और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में है क्या? मैं तो 30 जून को बंगाल गया था हूल दिवस में। बंगाल सरकार ने कार्यक्रम करने के लिए मैदान की इजाजत नहीं दी। मैं और सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ जी अपने कार्यालय के सामने जो हमारा प्रांगण है उसमें करने को हम लोग मजबूर हुए। आने वाले चंद्रकोना रोड की ओर आने वाले सभी रास्तों को पुलिस से बैरिकेडिंग कर दिया गया। वो तो प्रोटोकॉल था कि मंत्री जी को जाने दिया गया और साथ साथ हम भी चल। ये तो हालत है। इसलिए हमारे यहाँ जितना लोकतांत्रिक अधिकार है और कहीं नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन के स्वस्थ होकर घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उनके समर्थकों को रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के जरिए केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बड़ी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि पूर्व सीएम की सेहत में धीमी गति से सुधार हो रहा है और उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में अभी लंबा समय लग सकता है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट शिबू सोरेन का इलाज न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों की निगरानी में किया जा रहा है। जी की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर की स्थिति में है। हम लोग आशान्वित है। इस समय थोड़ा ज्यादा लगेगा जो डॉक्टरों का जो मामला है, लेकिन वो स्वस्थ होकर फिर से हम लोगों के पास हम लोगों को मार्गदर्शन देने हम लोग के साथ रहेंगे। और बिना उनका आशीर्वाद का संगठन को चलना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पूरे राज्य की, देश के लोगों ने जिस प्रकार से प्रार्थनाएं की है, हम लोग उसके भी आभारी हैं और उस प्रार्थना का ही हमको लगता है कि ये निष्कर्ष निकलेगा कि गुरुजी फिर से स्वस्थ होकर हम लोग को संबोधित भी करेंगे और आवश्यक मार्गदर्शन भी करेंगे। देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के कुंडा मोड़ के समीप सरेआम हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक को एक मेडिकल की दुकान में 2 बदमाशों ने गोली मार दी है और मौके से वो फरार हो चुके हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने जख्मी हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि मृतक युवक का नाम दिनेश कुमार सिंह है, जो कुंडा मोड़ का रहने वाला था और 2 दिन पूर्व ही वाहन घटना में उसके पैर में चोट आई थी, जिसको लेकर वह कुंडा मोड़ स्थित मेडिकल कॉलेज की दुकान पर दवा लेने गया था। 1 महीना पहले मतलब घर पे मतलब धमकी देके गया था। हाँ। तो उसके बाद फिर वो धमकी देने के बाद उसके बाद वो घर पे आया, मारपीट किया, हमको भी मारा, मेरे भाई को भी मारा, मेरे पास वीडियो भी है। केस भी किए थे? हाँ। उसके बाद थाना में 2 बार आवेदन भी दिए, केस भी किए, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद यही 20 दिन पहले फिर धमकी आया फ़ोन पे दूसरा नंबर से, तो वो भी थाना में ले जाके दिए, गाड़ी नंबर भी दिए। आज हुआ कि वो बोला कि दीदी हम बाइक से 2 दिन पहले वो बाइक से गिरा था गाड़ी चलाते हुए, तो बोला दीदी हम इंजेक्शन लेके आ रहे हैं। तो हम बोला काफ़ी रात हो गया, तुम मत जा, तुम सुबह चले जाना। तो बोला नहीं हम तुरंत आ जाएंगे। तो वो साइकिल लेके इंजेक्शन लेने के लिए गया था। तब तक मेरी एक ननद आई है, वो बोली कि मेरा भी तबीयत खराब है, तो बोले आप भी चले जाइए। तो वो पीछे से गई, मेरा भाई आधा घंटा पहले चले गए थे। तो जब ये पीछे वहाँ पे गई, तो जब ये रिटर्न आने लगी तो मेरा भाई जो उसके साथ में था, मेरा मौसी का लड़का, वो बोला कि लगता है कोई वहाँ पे गिरा हुआ है। जब जाके देखा तो बोला ये तो दिनेश है। तो वो मुझे फोन किया कि दीदी जल्दी आओ, दिनेश को कोई गोली मार दिया है। जब दिए तो दिनेश से पूछा तो बोला वही लोग दोनों गोली मारा, इतने बंद करके वो नहीं कुछ। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बंगाल में महिलाओं के अपराध को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को तत्काल मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रदेश की कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो देश में सबसे बिगड़ी कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की है, जहां आए दिन हिंसा की खबरें लगातार आती रहती हैं और इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार भी होते हैं और मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिससे यह पता चलता है कि भारत देश में अगर कानून व्यवस्थाओं की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बद से बदतर है। प्रदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संभल नहीं रहा है और नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री को तत्काल अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। एक महिला होकर महिला की सुरक्षा मुख्यमंत्री नहीं कर पा रही हैं। आए दिन टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी में शामिल रहते हैं और प्रदेश के हालात किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। सरकार ने 30 जून तक ट्रांसफर आदेश जारी करने का निर्णय किया था, ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर, और जहां पर भी लोगों के अनुशंसा आई, जहां पर मांग हुई, कर्मचारियों के व्यक्तिगत आवेदन पर भी विचार किया गया। प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखकर कम से कम ट्रांसफ़र किए गए हैं और इसलिए सीमा भी निर्धारित थी ट्रांसफ़र पॉलिसी में कि कितने प्रतिशत ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे, उसके अनुरूप हुआ है और बहुत स्वाभाविक रूप से ये ट्रांसफ़र हुए। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7 जुलाई से मैनपाट में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर दीपक बैज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जनता को बीते 1.5 सालों में इन्हें लूटा है और अब प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपको अगर बने रहना है तो लूटना बंद करना होगा, तभी प्रदेश की स्थिति सुधरेगी। बीजेपी सांसद महेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए वह अब जातिगत राजनीति करने पर आमद हो गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितैषी बनने वाले कांग्रेस पहले ये बता दे कि आज़ादी के 78 वर्ष बीतने के बाद आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दुर्दशा क्यों है, जबकि 60 वर्ष तो कांग्रेस ने शासन किया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ही अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्रालय बनाया और कांग्रेस ने तो पशु विभाग के साथ एटीएससी विभाग को मर्ज कर रखा था। आज कांग्रेस केवल ढोल पीटने का काम कर रही है और ज़मीनी हकीकत यह है कि पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उनका अधिकार दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर श्रमिकों के हक को लेकर आवाज उठाई गई है। सरोरा निवासी मलाल साहू ने वर्षों से लंबित वेतन भुगतान को लेकर श्रम विभाग की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए हैं। मलाल साहू ने प्रेस वार्ता में बताया कि वर्ष 2012 से उनके द्वारा वेतन अंतर और बकाया भुगतान की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अब तक श्रम विभाग से कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं की गई है। नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च को मान्यता दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्यवाही की है। जांच एजेंसी ने 3 डॉक्टरों समेत कुल 6 लोगों को बेंगलुरु से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग संस्थान को अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट दिलवाने में एवज में 55 लाख रुपए की रिश्वत का लेन देन कर रहे थे। सीबीआई ने बताया कि आरोपियों में इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी, निरीक्षण करने आए डॉक्टर और कुछ बिचौलिए भी शामिल हैं। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अब जल्द ही नए जज मिल सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश से 13 नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजी गई है, जिनमें 8 वकील शामिल हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों के लिए कुल 53 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 33 जज कार्यरत हैं। 30 जून को जस्टिस संजय द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद यह संख्या घटकर 33 रह गई है, जिससे हाईकोर्ट में अब 20 पद रिक्त हो गए हैं। अगस्त महीने में 2 और जज सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल 9 अगस्त को और जस्टिस पीएन सिंह 13 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। नरसिंहपुर के सरकारी अस्पताल में 27 जून को हुई एक मासूम की हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। नरसिंहपुर की कई समाजसेवी और सामाजिक संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाने की मांग की है और मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजा मिलने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की है। इतना ही नहीं, मृतक की हत्या का जो वीडियो सामने आया था उसमें बेहद ही निर्मम तरीके से लड़की की हत्या के आरोपी के द्वारा की गई है और वीडियो में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि अगर यह व्यक्ति वहां मौजूद लोग इस घटना का विरोध करते तो शायद वो मासूम बच जाती। समराला के गांव सहजो माजरे से धान की पिनौरी उखाड़ने जा रहे 15-16 प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे पिकअप वैन को सुबह सुबह गांव बहलोलपुर के पास पीछे से आ रहे टिप्पर ने टक्कर मार दी, जिसमें 7 से 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें समराला के अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल प्रवासी मजदूरों को चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। दिल्ली के लाजपत नगर में सनसनीखेज हुए दोहरे मर्डर के मामले ने अब तूल पकड़ ली है। पुलिस ने इस पर अहम सफलता हासिल की है। घर में काम करने वाले नौकर मुकेश पासवान ने मालकिन रुचिका और उनके 14 वर्षीय बेटे कृष्ण की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार हो गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की सूचना पर मुगलसराय कोतवाली पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने उसे चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि लाजपत नगर में डबल मर्डर का अभियुक्त जो है वो अपने घर दिल्ली से बिहार के लिए जाने के फिराक में है और वो आज जो है उसे मुगलसराय पंडित दीनदयाल नगर स्टेशन पर हमारी आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उस अभियुक्त मुकेश कुमार नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसे अभी हम अपने मुगलसराय पुलिस के कस्टडी में रखते हुए हैं। आ रही है? हाँ बिल्कुल, वो आ रहे हैं और अपना वो विधिक कार्रवाई नियम कर रहे हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में मां और उसके बेटे की नृशंस हत्या का आरोपी चंदौली से पकड़ा गया है। बता दें कि जीआरपी, आरपीएफ और मुगलसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी मुकेश पासवान को डीडीयू जंक्शन से गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी डीडीयू जंक्शन से बिहार अपने निवास स्थान भागने की फिराक में था। फिलहाल आरोपी को दिल्ली पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा अमल में लाई जाती है। सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, चंदौली। इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।